जी, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको खुशामदीद है जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया हमारे साथ ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम सुंदस बुरहान, आपका डिस्प्ले हो रहा है सलाम हमारे पास। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ यहाँ रखे। हम थोड़ा सा वेट करते हुए शुरू करते जाएंगे, जैसे हमारे थोड़े से और व्यूअर्स जो हैं इंक्रीज़ हो जाएं तो हम फॉर्मली इसको स्टार्ट कर देंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि ऑब्वियस है कि हम किडनी स्टोन्स के बारे में और रमज़ान से रिलेटेड किडनी स्टोन्स की मैनेजमेंट के मुतालिक बात करना चाहेंगे। सबको आवाज़ मेरी क्लियर है? सबको वालेकुम अस्सलाम, जिनका सलाम यहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्प्ले होता जा रहा है। जैसे कि आपने मेरे इंट्रो में और उसमें फ्लायर में व्यू किया होगा, मेरा नाम डॉक्टर सदफ आसिम है और मैं तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ। और इसके अलावा मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में काम करती हूँ। मेरी स्पेशलिटी किडनी डिजीज़ है, बड़ों में, बच्चों में, और इसके अलावा बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैं उनको एड्रेस करती हूँ। तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट नेफ्रोलॉजी और किडनी डिजीज़ और यूरोलॉजी में हम डील करते हैं पेशेंट्स को। यहाँ पे आयशा मंजिल पे लोकेटेड है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो कि जिना हॉस्पिटल के एडजेसेंट है। मेरी सर्विसेज दोनों जगह मौजूद होती हैं। मैं अपनी जो भी कंसल्टेशंस हैं, जो भी सजेशंस हैं, एडवाइस हैं, मैं इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक के ज़रिए भी क्लियर करेंगे। कुछ जो भी किडनी स्टोन रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। आई थिंक मेरी आवाज़ और बाकी वीडियो क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर उज़मा। It's my pleasure to be a part of the team of Institute of Psychiatry and और इसके अलावा I'll try to be more loud so that I am more audible. एंड इफ़ देयर आर एनी इश्यूज़, आपको लगे कि इसमें कुछ है हमारी कम्युनिकेशन में कोई चीज़ सजेशन, तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, हम उसे इम्प्रूव करते चले जाएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। और जैसे कि बात हुई थी कि हम 5 डेज़ आप साइकोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और सैटरडे का दिन डेडिकेट किया गया है कि अदर डिजीज़ इश्यूज़ के एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसीडिंग कि हम इस सैटरडे को अदर देन साइकेट्रिक इश्यूज़, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ डिस्कस करते जाएं। So as after our introduction and an ice-breaking few comments, तो हम शुरू करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। जैसे कि कॉमन डिजीज़ है, ज़्यादातर हमारे लोगों को इनकाउंटर होता है, कुछ को अपने साथ प्रॉब्लम हुआ होता है, नहीं तो सोशल अपनी कम्युनिटी में ज़रूर किडनी स्टोन्स के या गुर्दे की पथरी के जो मरीज़ हैं उनके साथ इनकाउंटर रहता है। तो हम इसमें आपको वन बाय वन सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करते जाएंगे किडनी स्टोन्स के मतलब, और उसके अलावा फिर हमें रमज़ान से रिलेटेड जिनको किडनी स्टोन्स हैं उनके लिए गाइडेंस देने का हमारा पर्पस होगा, और इसके अलावा जिनको नहीं है उन्हें क्या एहतियात रखनी चाहिए रमज़ान में और रमज़ान के अलावा दिनों में भी, ताकि हम इस बीमारी से महफूज रह सकें जिसके कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले किडनी स्टोन्स के बनने के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पथरियाँ होती हैं हमारे जैसे कि नाम उससे ज़ाहिर है, अल्लाह ताला ने 2 गुर्दे हमारे हैं जिनके साथ अटैच्ड गुर्दे की 2 नालियाँ हैं जिनको यूरेटर्स कहते हैं, और ये हमारे मसाने या ब्लैडर में ओपन होते हैं जो कुदरत ने हमें नॉर्मल निज़ाम दिया है। पथरियाँ कहीं भी इन दोनों गुर्दों में बने, या उनकी गुर्दे की नाली में ज़ाहिर हो या मसाने में ज़ाहिर हो, इसमें किसी भी जगह के ऊपर जो है पथरियाँ बनी हो तो हम उन्हें किडनी स्टोन्स या रीनल स्टोन्स कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर उज़मा फॉर योर कमेंट्स। इंशाल्लाह वील कंटिन्यू द सेशंस। और इन तमाम जगहों में कहीं पे भी गुर्दे की नाली में या मसाने में जो भी पथरी ज़ाहिर हो उसे हम किडनी स्टोन्स या रीनल स्टोन्स कहते हैं आम ज़बान में।
गुर्दे की पथरियां बनने की वजूहात कि पथरी क्यों बनती है और कुछ ख़ास लोगों में क्यों बनती है और हर एक में क्यों नहीं बनती है। तो इसमें सबसे पहले होता है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि पथरियों को कुछ चीज़ें हैं, कुछ नमकियात हैं हमारी बॉडी में जिनकी ज़्यादती अगर हो जाए तो वो गुर्दे की पथरी बनने के वजूहात बनती हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने एक फ़ाइन बैलेंस रखा है हर चीज़ में नेचर ने, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पथरी बनने को इनहिबिट करती हैं। तो इन चीज़ों को हम स्टोन फॉर्मर्स और स्टोन इनहिबिटर्स कहते हैं। तो अगर स्टोन बनने वाली चीज़ों की मिकदार में ज़्यादती हो जाती है तो पथरी की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं, या दूसरी सूरत में अगर पथरी बनने की चीज़ें नॉर्मल होती हैं मगर जो प्रिवेंट करते हैं गुर्दे की पथरी बनने से, अगर उनकी मिकदार कम हो तो पथरियाँ बनने का अमल बढ़ जाता है। सबसे पहले स्टोन बनते किन की नमकियात की ज़्यादती की वजह से, ज़्यादातर कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में अगर इनकी ज़्यादती हो जाए तो गुर्दे में पथरी बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कुछ ख़ास किस्म की वजूहात होती हैं जिनकी वजह से पथरियाँ बनना शुरू होती हैं। ख़ास तौर पे कभी डाइट में इनका कंटेंट ज़्यादा होता है, या बच्चों में कुछ पैदाइशी तौर पर कुछ वजूहात होती हैं जिनसे जिस्म में इन नमकियात की ज़्यादती की वजह से पथरियाँ बनने का अमल शुरू हो जाता है। आम लोगों का होता है कि वो बच्चों में भी पथरी बन सकती है, तो ये बराबर है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उनमें ये अमल बिल्कुल हो नहीं सकता, या जी कि पथरी किस किस एज ग्रुप में हो सकती है। तो तमाम बच्चों से लेके टीनेजर्स और हमारे बड़े उम्र तक के तमाम लोगों में पथरी बनने के इम्कानात होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी पथरी बनने के अमल को रोकती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्टोन इनहिबिटर्स होते हैं। तो स्टोन इनहिबिटर्स में मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है सिट्रेट होता है। सिट्रेट हमारी डाइट में होता है जो कि हमें एडिक्वेट अमाउंट में अगर लेते हैं तो पथरियाँ बनने का अमल नहीं शुरू होता। इसके अलावा कुछ और ख़ास किस्म की ग़िज़ाई और नमकियात होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं, जिनका काम होता है कि पथरी बनने से हमारे जिस्म में रोकना। अब इसमें मैं आपको जैसे आगे और डाइट के हवाले से बताती जाऊंगी और फिर रमज़ान के हवाले से ख़ास तौर से कि हमें किन चीज़ों को लेना है जो कि हमें फ़ायदा देंगी और किन चीज़ों से एहतियात करनी है जो कि हमारी पथरी बनने के अमल को रोकेंगी अगर हमें नहीं है, और जिनको हैं उन्हें तो ख़ास तौर पर और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पथरियों की अलामात क्या होती हैं। ज़्यादातर आपने अपने सराउंडिंग्स में सुना होगा कि भाई गुर्दे में बहुत तकलीफ़ हो रही है, गुर्दे में पथरी लगती है, पथरी और ख़ास तौर पर गुर्दे की जगह पे हाथ रखा जाता है। ये ठीक है इसमें कि पथरी जो होती है वो पेनफुल होती हैं। गुर्दे की पथरी दोनों तरह से प्रेजेंट करती हैं, मुख्तलिफ अलामात से प्रेजेंट कर सकती हैं। सबसे कॉमनेस्ट ये होती है कि पेन का मामला होता है कि अगर पेन होगी तो इसका मतलब कि एक उसकी अलामत पथरी की होती है। गुर्दे की वो पथरियाँ जो गुर्दे में ऊपर रहती हैं उनमें अमूमन जो होती हैं पेन की शिकायत से मरीज़ नहीं आते हमारे पास, मगर वो पथरियाँ जो स्लिप होकर गुर्दे की नाली या जो डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अगर यूरेटर्स में आ जाती हैं तो वो पेनफुल पथरियाँ हो जाती हैं। या फिर मरीज़ के अगर मसाने में पथरी होती है या मसाने के मुंह में पथरी अगर आकर रुक जाए और वो पथरी की वजह से पेशाब अमूमन बंद हो जाता है। तो इस तरह से गुर्दे की पथरी की लोकेशन के हिसाब से हम कहते हैं कि कहाँ स्टोन्स जो हैं वो रुके हैं आकर, उसकी उस अलामत की बिना पर हमें मरीज़ पेन के साथ प्रेजेंट करता है या पेनलेस उसके सिम्टम्स होते हैं। दूसरी चीज़ मरीज़ जो प्रेजेंट कर सकते हैं कि अक्सर आते हैं कि पेशाब में खून ज़ाहिर हो रहा है। कुछ लोगों को ग्रॉस जैसे यूरिन पेशाब करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब लाल रंग का पेशाब आ रहा है, तो पेशाब में खून आना ये भी एक गुर्दे की पथरी की अलामत होती है। इसके अलावा अगर नहीं तो आपने किसी और वजूहात की वजह से अगर पेशाब टेस्ट किया होता है तो उसमें अगर कोई चीज़ ज़ाहिर होती है कि उसमें भी पेशाब में खून के ज़रात अगर ज़ाहिर हो रहे हैं तो वो भी हेमीचूरिया होता है, जिसको हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक हेमीचूरिया हो रहा है। ये भी एक पथरी की अलामत होती है। दर्द का होना, पेशाब बंद हो जाना, बड़ी पथरियाँ अगर मसाने के आगे रुकावट करें तो मरीज़ आते हैं कि पेशाब बंद हो गया है, तो एक दिन 2 दिन किस वक्त से कि पेशाब नहीं आ रहा, और ज़ाहरी तौर पर पेशाब में खून आना, या फिर कुछ मरीज़ आते हैं कि पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से आते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं।
उसमें अमूमन मरीज़ आते हैं कि पेशाब जलन के साथ आ रहा है, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है या पेशाब बार बार आता है। इनकी वजह से इन्फेक्शन की अलामत होती है, या मरीज़ को बुखार आ रहा है या उल्टी की तकलीफ़ हो रही है। तो ये तमाम अलामत शो कर रही हैं कि पथरी के रुकने की वजह से पेशाब में पीप पड़ गई है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। ये सारी अलामत हैं जिनसे कि मरीज़ प्रेजेंट कर सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अलामत के हिसाब से बात करने का है कि वो पथरियाँ जिनमें तकलीफ़ ज़ाहिर हो जाती है वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उसमें तशख़ीस हो जाती है। क्योंकि जब दर्द होती है तो मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और अपने टेस्ट करवाता है और उससे उसकी अलामत से उसकी बीमारी की तशख़ीस हो जाती है। मगर वो पथरियाँ जो गुर्दे में खामोशी से पड़ी रहती हैं, जो तकलीफ़ ज़ाहिर नहीं करती, अमूमन बहुत देर से तशख़ीस हो पाती हैं और उसमें ज़्यादातर उसमें गुर्दे की ख़राबी लंबे अरसे की या लॉन्ग टर्म या जिसको क्रॉनिक किडनी इम्पेयरमेंट की तरफ भी पेशेंट चले जाते हैं। अर्ली तशख़ीस होना, तकलीफ़ ज़ाहिर होना, ये अच्छी अलामत है कि मरीज़ की और बीमारी का जल्दी डायग्नोज हो जाना। इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रॉपर फॉलोअप रखें। फिर कुछ वजूहात जो हमारे मुल्क में जिसमें पथरी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज़ होते हैं, या कुछ हमारे इलाके जो हैं जिनमें पथरी के मरीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे स्टोन बेल्ट, एक जियोग्राफिकल स्टोन बेल्ट कहा जाता है जिसमें पाकिस्तान, ये हमारे साउथ के जो रीजन्स आते हैं हमारे मुल्कों में, एज़ कम्पेयर टू अगर आप अमेरिकन कंट्रीज से और यूरोप से, नॉर्दर्न कंट्रीज से अगर हम उसको कंपेयर करें तो पथरी यहाँ पर ज़्यादा बनती है। कुछ वजूहात जिन पे कुछ काम किया गया और देखा गया कि एक हमारे कुछ जो टेम्परेचर होता है, लोग हमारे यहाँ खुले इलाकों में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। मैं एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगी कि आप पूछना चाह रहे हैं डाइट्स एंड फूड स्टफ्स। मैं यकीनन अभी आपको इसमें ज़रा सी देर में बता रही हूँ कि जो पथरी के लिए हमारी क्या डाइट का रोल होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमारे मुल्क में जो है कि ये पथरी के जो बनने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हैं। हमें पानी का इंटेक कम होता है, लोग गर्म मौसम में ज़्यादा रहते हैं, कुछ ख़ास किस्म के जो है वो पथरी ज़ाहिर होने के पानी में नमकियात की ज़्यादती की वजह से ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ के लोग जो है उनमें पथरी के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अब हम थोड़ा सा डाइट की तरफ आते हैं, जैसे कि डॉक्टर आतिफ और लोगों की भी क्वेरीज़ हैं कि हमें अपनी डाइट के में क्या मॉडिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि नॉर्मल जो हमारे नमकियात बनते हैं जिस्म में, जिनमें ऑक्सीलेट्स, कैल्शियम, यूरिक एसिड, इनको जिस्म से निकलना होता है। तो इनके रिमूवल के लिए हमारी हाइड्रेशन या हमारा पानी का इंटेक जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर पानी हम कम पीते हैं, जिसे फ्लश थेरेपी कहते हैं, तो इन्हीं नमकियात के पेशाब और गुर्दे के रास्ते में जमने के, प्रेसिपिटेट होने के और पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास क्या अलामत है कि भी हम पानी कम पी रहे हैं। हमें अपना सबसे पहले पेशाब का रंग देखना होता है। अगर पेशाब का रंग ज़्यादा पीला है, गहरा पीला है, इसका मतलब है कि हमें डिहाइड्रेशन की साइंस आ रहे हैं, यानी कि हमें पानी की ज़रूरत है। अब हम रमज़ान में अपने पानी की रूटीन को किस तरह से एडजस्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है दिन में हम पानी नहीं पी पाते। उसके लिए कि जैसे हम रोज़ा अफ्तार करें तो एटलीस्ट हम ये कोशिश करें कि हम हर आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी पिएं। तो इंशाल्लाह हमारे सोने के टाइम तक हमारे 10-12 गिलास और हमारी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होगी। तो ये अपने करीब रख लें कि जैसे आप रोज़ा अफ्तार के बाद अपने करीब 1 गिलास रख लें, अपना मग रख लें, तो हर आधे पौने घंटे के बाद 1-1 गिलास को पानी को पीते जाएं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा पानी का जो है वो हमने सही इंटेक किया है। अगेन हम यही कहते हैं कि आपका पेशाब का रंग जो है वो पानी के रंग के बिल्कुल करीब तरीन होना चाहिए। अगर आपको पानी के रंग के जैसा पेशाब आ रहा है तो आप वेल हाइड्रेटेड हैं, या हल्का पीला आ रहा है, बट जैसे ही गहरा पीला, तेज़ पीला होता है तो वो आपकी शो करता है कि आपकी हाइड्रेशन में कमी है। तो ये एक हमारा रफ़ क्राइटेरिया है जिसे हर कोई बग़ैर किसी डॉक्टर के, उसके आप, मैं और कोई भी आदमी मॉनिटर कर सकता है कि हमें अपने यूरिन को और हमारी वाटर इनटेक को कैसे रखना है।
और दूसरी चीज़ जो हम अपने रमज़ान की रूटीन में और जो डाइट्स के हिसाब से मैं गाइड करना चाहूँगी, उसमें ये कि हमें अपने जो जिसको लीमू पानी आप कहते हैं, ठीक है, आम ज़बान में जिसको लेमन की स्कंजवी कहते हैं, तो वो यकीनन बहुत अच्छी है। नॉर्मल जो ड्रिंक्स हैं, जो बाज़ार की और रेडीमेड ड्रिंक्स हैं, उनसे ये बेहतर है। उसकी क्या रीज़न है कि जहाँ हमने बात शुरू की थी कि कुदरत ने हमारे नॉर्मल सिट्रेट्स बनाए हैं, ठीक है, लेमन में सिट्रेट होता है, तो ये स्टोन इनहिबिटर्स हैं जो कि स्टोन बनने से रोकते हैं। तो उससे हमारी सिट्रेट की बहुत बड़ी सोर्स जो है ये हमारा लेमनेड है। तो हम अपने नींबू पानी को अपने इस्तेमाल में रखें। लेमन वो जो फ्रेश लेमन का होता है, बाज़ार वाले जो प्रिपेयर्ड लेमनेड्स हैं वो नहीं। तो ये एक बहुत हमारी जो डाइट में है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम अपनी लीमू की मिकदार को इंक्रीज़ रखें। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो कि स्टोन इनहिबिटर्स हैं, स्टोन बनने में ना बनने में हमारी मदद करते हैं, उसमें पोटेशियम का इस्तेमाल है। ख़ास तौर पे फ्रूट्स जिनमें पोटेशियम है, जैसे कि केला, उसको हम इस्तेमाल में रखें। खजूरें हम ले रहे हैं, ये चीज़ें जो है हमारी पोटेशियम कंटेंट है। पोटेशियम हमारी डाइट में अच्छा होगा तो ये पथरी बनने में हमारी मदद करता है कि पथरी ना बने हमारे जिस्म में। इसके अलावा पानी का इनटेक, हाइड्रेशन, आपको ये जो आजकल हमारे फ्रूट्स हैं जैसे कि तरबूज है, वाटरमेलन है, इनमें हाई फ्लूइड कंटेंट होता है। अगेन ये हमारी हाइड्रेशन में हमें मदद देते हैं। आप इन फ्रूट्स को अपनी सहर में, अफ्तार में अपने साथ शामिल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं इसको साथ ही एड्रेस कर लूँगी। व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर रिटेन इन द बॉडी? वाटर पानी रुकना जिस्म में तो नहीं होता। पानी की कमी की वजूहात हो सकती हैं। अगर हमारी किडनीज नॉर्मल काम करती हैं, नॉर्मल पेशाब हमारे जिस्म से बनता रहता है, तो हमारे जिस्म में पानी रिटेन नहीं करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिनकी गुर्दे कम काम करते हैं उनके जिस्म में सूजन होना और जिस्म का फूल जाना, वो पानी रिटेंशन होती है। पानी की कमी की वजूहत हो सकती हैं। पानी भरने की वजह से पथरी का कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ें जो मैं आपको रमज़ान के हवाले से गाइड करना चाहूँगी कि हमें क्या लेनी चाहिए खुराक में, ड्रिंक्स के अलावा, जो कि हमारी स्टोन को बनने ना दें। इसमें हमें ज़्यादा नमकियात वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। केन्ड फूड्स या रेडीमेड फूड्स जो कि ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव्स जिनको लगे होते हैं, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनमें वो सॉल्ट और नमकियात हैं जो कि स्टोन बनने के लिए उसका एक रीज़न हो सकती हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे हमें प्रोटीन कंटेंट और ख़ास तौर पे लाल गोश्त जो कि रेड मीट है, उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जितना होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और जो यूरिक एसिड हमारे जिस्म में जैसे उसकी मिकदार बढ़ना शुरू होती है तो वो पथरी बनने का सबब बनता है। कॉमन ज़्यादातर यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं जिनका रेड मीट का गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑक्जेलेट जिनमें ज़्यादा होता है। कुछ सब्जियां हैं जैसे कि पालक हो गई, भिंडी हो गई, ऑल्दो ये कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उन लोगों में नहीं होता, इंसान एक बहुत ज़्यादा नहीं करता, मगर ये कि ये कुछ डाइट की चीज़ें हैं। जी, मैं आपको सनोबर का एक है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स। जी, स्टोन्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं मैं आपको बताती चलती हूँ। साथ साथ के कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स मोस्ट कॉमन होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन्स मोस्ट कॉमन होते हैं जो कि हमारे इनमें बनते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन रिलेटेड स्टोन होते हैं जिन्हें ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स कहते हैं। तो बेसिकली वो डाइट्स जो कि अगर हमारे जिस्म में ऑक्जेलेट ज़्यादा होगा तो ऑक्जेलेट वाले स्टोन्स बनते हैं, वो यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड के स्टोन ज़्यादा बनते हैं। और नमकियात, सोडियम कंटेंट वाली चीज़ों को हमें कम रखना है। ऑक्जेलेट वाली जो डाइट्स हैं जो कि हमारे ऑक्जेलेट स्टोन्स बना सकती हैं, उनमें हमारे ये ब्लैक कोला ड्रिंक्स जो होते हैं उनको हमें देखना होता है। जितने हैं इनके परमानेंट सॉल्यूशंस। ओके, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। आपके स्टोन की मैनेजमेंट पे भी आ रही हूँ। सफ़िया हमसे स्टोन की मैनेजमेंट के मुतालिक पूछना चाह रही हैं, लेज़र थेरेपी के। मैं आ रही हूँ डाइट के बाद, आपको मैनेजमेंट के लिए भी गाइड करूँगी। अच्छा, तो इसमें फिर डाइट को कंप्लीट करूँगी कि हमें जो चॉकलेट वाली चीज़ें हैं,
कॉफ़ी वाली ब्लैक कोला ड्रिंक्स, ये सब ऑक्जेलेट इनमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्जेलेट वाली पथरियाँ बनने के इम्कानात हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाते हैं। इनको हमें अवॉइड करना होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री का कंटेंट होता है कि ख़ानदान में भी पथरियां बनने के होते हैं इम्कानात। तो जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो पथरियों की, उनको हमें लाजमी तौर पर उन लोगों को देखना, अगर उनकी अलामत नहीं भी हों तो कम से कम हमें एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर गुर्दे का करवा लेना चाहिए। गुर्दे के अल्ट्रासाउंड से हमें काफ़ी हद तक जवाब मिल जाता है गुर्दों की पथरियों के साइज़, उनकी लोकेशन के हिसाब से। मगर अगर कभी ना कोई छोटी पथरियाँ वाज़िया हो रही हों तो फिर हमें सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है गुर्दों का, ताकि हमें पथरियों की मिकदार और उनके बारे में पता चल सके कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ों का हमने एस्पेक्ट आपसे कवर किया है। इसके अलावा हमें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए ज़रूरी हैं कि हमें नेगलेक्ट नहीं करना होता। कुछ लोग आम लाइफ में मिलते हैं, हाँ डॉक्टर साहब पथरी होती है निकल जाती है, हाँ डॉक्टर साहब मुझे तो निकलती रहती हैं पथरियाँ। तो हमें इसे लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में देखा गया है बच्चों में बड़ों में गुर्दे के फेल होने की बहुत बड़ी वजह जो है वो गुर्दे में पथरियों का होना है। एक गुर्दे की फेलियर की रीज़न्स, और वो मरीज़ जो आगे चल के अल्लाह ना करे डायलिसिस पे और ट्रांसप्लांट पे जाते हैं, उनमें हमारे मुल्क में गुर्दे की पथरी एक बहुत बड़ी वजह है। तो हमें कुछ भी अलामात हो, हमारी फैमिली हिस्ट्री हो, हमें ज़रूर अपना प्रॉपर एक इनिशियल मुआयना कराना चाहिए, और ताकि जो कि एसिम्प्टोमेटिक या खामोश पथरियाँ अंदर पड़ी हुई हैं उनको रिमूव किया जा सके। अब उनकी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास यहाँ बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। अब जो पथरी रिमूव करने के लिए, पेशेंट को स्टोन फ्री करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अब ज़्यादा बड़ी सर्जरीज़, मेजर सर्जरीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हो रही हैं लेज़र से। जैसे कि सोफिया ने पूछा कि हमें वो ESWL जिसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, अगेन छोटी पथरियाँ जो कि हम कुछ कोशिकाओं के ज़रिए, जिसे कि लेज़र थेरेपी या लिथोट्रिप्सी कहते हैं, उनसे रिमूव कर सकते हैं। अगर उससे वो ना हो पाए, ये डॉक्टर या सर्जन का डिसीजन होता है कि किस पथरी के लिए कौन सा तरीक़ाकार बेहतर रहेगा। इसके अलावा अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हो रही हैं, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज़ हो रही हैं, जिसमें कि बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और पथरियाँ रिमूव हो जाती हैं। इसके अलावा मसाने के रास्ते से एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें से कि पथरियों को क्रश कर दिया जाता है। तो पथरियों को रिमूव करने के बहुत सारे नॉन इन्वेसिव तरीके हैं, जिनमें हमें बहुत बड़ा कट नहीं लगाना पड़ता। वरना पहले आप किसी की अगर देखें कि पथरी का ऑपरेशन हुआ है तो बहुत बड़े उसके निशान होते हैं। अब वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। ऑपरेशन, इलाज और इसकी स्टोन क्लियरेंस की सर्जरीज़ में अब बहुत जिद्दत आ चुकी है, और करने के बाद अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये पथरी निकल चुकी हुई है। तो ये आपका, मेरे ख्याल से इसमें आपका एड्रेस हुआ होगा, आपका आंसर। और इसके अलावा जो है हमारी इसमें जिसको हम सर्जरीज़ के ऑप्शंस PCN, PCNLs कहते हैं, कि हम पथरी को यही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी जाती हैं और पथरियाँ जिस्म से बाहर निकल जाती हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसके लिए लापरवाही नहीं करनी। सबसे पहले तो जो हमने जिन प्रिकॉशन से शुरू किया है हमें, कि हमें उन पे रहना है, हमें प्रिवेंट करना है अपनी डाइट से और अपनी फ्लूइड इनटेक से, कि किन चीज़ों को हमें लेना है और किन चीज़ों को हमें नहीं इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी पथरी बनने के इम्कानात ना हो। इसके अलावा कुछ विटामिन D की भी प्रिस्क्रिप्शंस हो रही होती हैं। आपने ये देखा होगा, ये मैं ज़रूर गाइड करना चाहूँगी कि विटामिन D अमूमन बड़ों में भी बच्चों में भी, जैसे जिस्म में दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, अमूमन फिजिशियंस जो होते हैं विटामिन D एडवाइस कर देते हैं। मगर ये ज़रूरी है कि आप विटामिन D का अपना पहले लेवल ज़रूर टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर टेस्ट के बग़ैर अमूमन ज़्यादा मिकदार में भी विटामिन D इस्तेमाल करते रहें तो उससे भी जिस्म में कैल्शियम बढ़ जाता है, और कैल्शियम की मिकदार जैसे बढ़ती है तो पथरी बनने के इम्कानात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक फ़ाइन बैलेंस रखा जाए, और दवाओं का और चीज़ों का इस्तेमाल भी उसी को देखते हुए किया जाए। इसके अलावा हमारे जो इसमें बताने का ये मकसद था कि
जिन चीज़ों में हमने प्रिवेंशन करनी होती है, हमें अमूमन आपकी इसमें जो प्रेजेंटेशंस होती हैं अमूमन सिर्फ वो कभी कभी इंसिडेंटली भी होती है कि आपने कभी किसी और काम के लिए अल्ट्रासाउंड कराया, जी पेट में दर्द होती है, डॉक्टर साहब ने एक अल्ट्रासाउंड करा लें और इत्तफाकी तौर पर गुर्दों में पथरियाँ ज़ाहिर हो गई। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना प्रॉपर फॉलो अप ज़रूर रखें कि और लापरवाही ना बरती जाए जब तक हम इनको रिमूव कर सकते हैं, या जो हम खुराक और डाइट के ज़रिए से इनको इनहिबिट करना चाहते हैं तो उसको हमें ज़रूर उस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा किडनी स्टोन्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ख़ास तौर पर अगर बच्चों में ज़ाहिर होती हैं, बच्चों में भी इसी किस्म की अलामात के साथ आ सकते हैं जो कि मैंने शुरू में बताई थी। तो उसमें आपको उनके बच्चों के यूरिन टेस्ट होते हैं 24 घंटे का, उसमें भी हमें देखना होता है। इसी तरह बड़ों में अगर ज़ाहिर हो रही हैं तो हमें उनके भी 24 घंटे के पेशाब टेस्ट में नमकियात की मिकदार जो है वो मालूम करनी होती है। और आजकल के सिनेरियो के हिसाब से जहाँ हम आजकल अपने घरों में ज़्यादातर वक्त गुजार रहे हैं, हमें ख़ास तौर पर अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। खाने में हमें अगेन मैंने यही बताया कि बनी बनाई चीज़ों को जो है वो एहतियात करनी चाहिए। हाउ टू स्टॉप द रिकरेंस, तज़ीन ये सवाल पूछ लें तो इसमें ये कि वही मैंने आपसे बताया कि अगर हमारी एक तरफा बनती है, हमें जो स्टोन की मालूमात ज़रूर करनी होती है। कुछ लोगों को खुद ब खुद पथरी पास हो रही होती हैं, तो स्टोन का एक टेस्ट होता है, वो ज़रूर अपने फिजिशियन की मदद से स्टोन पथरी का एनालिसिस कराया जाता है कि भई ये आपकी ऑक्जेलेट इसमें मिकदार की ज़्यादा है या यूरिक एसिड की पथरी बन रही है। तो उन चीज़ों को आपने जो है मालूम करना होता है। और अगर जैसे बिलफर्ज किसी की अगर पथरी यूरिक एसिड की वजह से ज़्यादा बन रही है तो फिर उसकी एहतियात ये है कि आपने उनको उन चीज़ों से मना करना है कि जिनसे यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है। और गोश्त का एहतियात करेंगे, और जो भी रेड वाली चीज़ें हैं टमाटर वगैरह जिनसे कि यूरिक एसिड बढ़ता है, इसी तरह ऑक्सिले उनको आपने कम कराना है और पानी की मिकदार बढ़ानी है। अच्छा जी, आपने पूछा कि पित्ते की पथरी और गॉल ब्लैडर और किडनी की स्टोन ये डिफरेंट होते हैं, उनके बनने की वजूहात पित्ते की पथरी की मुख्तलिफ होती हैं और गुर्दे की पथरी की, जैसे कि मैं आपसे ये आपको मैं गाइड करती जा रही हूँ कि गुर्दे की पथरी की बनने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, उसकी प्रिवेंशन की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। और बाकी होम्योपैथिक का जहाँ तक किसी ने एक लिखा है कि हम होम्योपैथिक के ड्रॉप्स से पथरी को रिमूव कर सकते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है, तो मैं उसमें उसको अच्छा या बुरा एस्पेक्ट नहीं कहना चाहूँगी। बट ये कि मेजर कंपोनेंट चाहे वो होम्योपैथिक या एलोपैथिक का हो, जो आपकी मैंने आपको डाइटरी मैनिपुलेशन बताई है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको होम्योपैथिक के भी कंसल्टेंट हमारे यही गाइड करेंगे और एलोपैथिक के भी यही करते हैं कि आपको अपना जैसे कि हाइड्रेशन और ये सॉल्ट की प्रिपरेशंस जो हैं इनको कम रखना है। जो चीज़ें अच्छा कर सकती हैं हमारी डाइट को और पथरी बनने में महफूज रख सकती हैं, उनको हमें अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। और बाकी पित्ते की पथरी जो होती हैं उनकी ख़ास वजूहात अपनी होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर फीमेल्स में होती हैं और वो 40 इयर्स के बाद ज़्यादातर फीमेल्स में ज़ाहिर होती हैं अमूमन, और ज़्यादातर फ़ैट की कॉम्पोजिशन की होती हैं। तो उनका जो होता है बनना, उनकी अलामात और उनकी मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है गुर्दे की पथरियों की। गुर्दे की पथरियों को इसलिए हमें नेगलेक्ट नहीं करना होता है क्योंकि यही देखा गया है कि जिनके लंबा अरसा खुद ब खुद भी पास होती रहती हैं और अगर वो अंदर भी रहती हैं तो किडनी फेल हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद, कि अगर वो उनको नेगलेक्टेड छोड़ दिया जाए या अनडाइग्नोस्ड या अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो
फिर चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं कि उस वक़्त फिर आपकी पेशेंट जो है वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक जाते हैं। तो हमारा बेसिकली आज का सेशन आपसे और आम उसको आपके लिए आसान करने का ये कि हम तमाम वो एहतियात करें। मैं आप जिनको अल्लाह का शुक्र है कि पथरी की अलामत नहीं है, उन्हें अपनी रूटीन में अपने खाने पीने में क्या एहतियात करनी है, और जिनको है उन्हें भी इसी चीज़ पे और ज़्यादा ज़रूरत है अपनी पथरियों की नौइयत को देखते हुए कि हमें किसको रिमूव करवाना है और किसको नहीं। मज़ीद अगर कुछ और सवालात हमारे व्यूअर्स की तरफ से हैं तो हम उसे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें गाइडेंस चाहिए हो, आप अपने कमेंट्स इसमें ड्रॉप कर सकते हैं, और हम आज या जिस वक्त जिस तरह भी हो हम आपको मज़ीद रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। आप आईसीपी की साइट पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इस पे अपना शेयर कर सकती हूँ अपने जो मेरा कांटेक्ट नंबर्स हैं। बाकी मेरे अवेलेबिलिटी है, अगर आप मुझसे किसी भी इश्यूज़ में अपनी मशवरा लेना चाहें तो मुझे खुशी होगी। आपको मेरे अपने क्लिनिक्स मेरे तब्बा में मैं मौजूद होती हूँ। तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट है और ये आयशा मंजिल पे है, और मैं जिन्ना हॉस्पिटल के एडजेसेंट मौजूद होती हूँ। मेरी इसी पे मेरी आप अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर्स या ईमेल दे सकती हूँ। किसी को जो भी मज़ीद सवालात पूछने हों पथरी के और गुर्दे के पथरी या और कुछ गुर्दे के मसाइल से मुतालिक, तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। डू वी हैव यूरिक एसिड इन वेजिटेबल्स? इसमें कुछ में होता है, मगर ज़्यादातर जो होता है वो जो एनिमल प्रोटीन है ज़्यादातर उनमें इसका कंटेंट ज़्यादा होता है यूरिक एसिड का, तो हमें उनको अवॉइड करना होता है। इसके अलावा जो खाने में चीज़ें मैंने आपसे बताई उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि नट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हमें उनको अवॉइड करना होता है। ख़ास तौर पे ये जो मूंगफली जो पीनट्स होते हैं। इसके अलावा हमारी जो कोकोस और कॉफ़ी लोग ज़्यादा पीते हैं, और बच्चों को जिनको और बड़ों को सबको हम कोला ड्रिंक्स अवॉइड करने के लिए कहते हैं, तो उसकी रीज़निंग यही होती है। और कुछ और इसमें सनोबर अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। केले का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को भी अगर आप बनाना शेक भी बना कर दें तो उसमें कि आपका पोटेशियम कंटेंट भी बच्चों का पूरा होता है, ग़िज़ाइयत भी पूरी होती है, और सेम बड़ों के लिए भी और हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी, ताकि ये हमारा एक मुआविन होता है कि हमारी पथरी बनने के अमल को रोकता है। इसके अलावा एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं ख़ास तौर पर उनकी जो बेड रिडन होते हैं उनमें पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट कम होती है। वकास ने पूछा है कि सेकेंड रमज़ान से साइड ऑफ स्टमक में उनके पेन है, बट योर पेन इज़ अनबियरेबल। तो इसमें ये कि आपको ये देखना है कि पेन एग्जैक्टली वकास अगर किडनीज़ का आपने रूल आउट कर लिया है कि कोई किडनी में स्टोन्स वगैरह नहीं है, अल्ट्रासाउंड क्लियर है, तो फिर उससे हम क्लियर हैं। बट ये कि अगेन आपको यूरिन एक टेस्ट करवा लीजिए। कभी कभी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई भी होता है, तो वो भी पेट में दर्द की अलामत की सूरत में ज़ाहिर होता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि एक अपना यूरिन डीआर और कल्चर करवा लीजिए यूरिन की अपनी, और बाकी जैसे अब मैंने गाइड किया है तो इसको आप इम्प्रूव कीजिए अपने हाइड्रेशन स्टेटस को। दूसरी चीज़ ये गाइड करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा अरसा यूरिन को होल्ड नहीं करें। अमूमन लोगों ने देखा है कि आप ड्यूटी पे होते हैं, कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ वॉशरूम का एक्सेस नहीं होता है, तो बड़े बच्चे सब लोग ऑफिसेज में ऐसी वर्क प्लेसेस पे पेशाब ज़्यादा देर रोक कर रखते हैं, तो बहुत लंबा अरसा पेशाब को रोकना भी अगेन यूरिन इन्फेक्शन का बाइस बनता है, और ये पेट में दर्द और उसकी अलामात होती हैं। इसके अलावा इन्हीं पे इन्फेक्टेड यूरिन पे पथरियाँ भी बनने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। एक सवाल और है कि ब्लैडर के साइंस ना हो तो डाइट से कैसे एहतियात कर सकते? मैम, अगर ब्लैडर के साइंस ना हो,
कैसे एहतियात कर सकते हैं, फिर से बता दें प्लीज़। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको दोबारा एड्रेस कर देती हूँ कि बेसिकली कि अगर आपको साइन सिम्टम्स नहीं है तो आपको अपनी नॉर्मल रूटीन में जो एक हेल्दी डाइट का मैं आपको शेड्यूल बता रही हूँ वो तो आपने रखना है, और अपनी हाइड्रेशन के स्टेटस को रखना है। और अगर ये कि आपको कुछ रही है तो फिर तो आपने वर्कअप कराना है। और ख़ास तौर पे अगर आपको अलामत नहीं है, मगर अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री में अगर है कि आपको क्या स्टोन्स की है, तो फिर आपने बग़ैर अलामत के भी अपना चेकअप करवाना है। तो ये ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है हमने आज के अपने इस सेशन में आपके लिए इसमें फ्रूटफुल रहा होगा जो हमने बातें डिस्कस की हैं। सो जस्ट समराइज़ यही करना होगा आज की अपनी डिस्कशन को कि हम अपनी हेल्दी रूटीन रखें, बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें जिनमें कि बहुत ज़्यादा विटामिन डी की प्रिपरेशंस हो। हाँ, अगर आपको कमी है, ज़रूरत है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अपनी एक्सरसाइज को अपनी डाइट का हिस्सा रखें। अपनी वाटर इनटेक मैंने ये बताया कि इतना पानी पीजिए कि आपके पेशाब का रंग इतना क्लियर हो जैसे कि पानी आपका पानी पी रहे हैं या हल्का पीला है, इससे ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपने अपनी जो मैंने आपको बताया कि जिन चीज़ों से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, आजकल रमज़ान में रफ्तार के वक्त आप नींबू पानी का इस्तेमाल रखिए, स्कंजवी लीजिए, बाज़ार की शरबत और जूसेस का इस्तेमाल ना करें। घर के खाने लीजिए जिनमें नमकियात कम हो। बाज़ार के बने हुए पैकेट के डब्बे वाले जो हैं प्रिजर्व फूड्स, कैंड चीज़ें हैं, उनसे आप एहतियात रखें ताकि अगेन वो आपके नमकियात बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा गोश्त वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम रखें। आजकल फ्रूट्स जिनमें कि तरबूज और खरबूजा है, ये आप इस्तेमाल करें तो आप में पानी की जो कॉम्पोजिशन है वो भी पूरी रहेगी। अगेन पोटेशियम वाली चीज़ों में आप जो है केले का, खजूर का इस्तेमाल में दोबारा रीइंफोर्स करें, इन चीज़ों को रखें। पपीता आपके लिए अच्छा है, उसका इस्तेमाल रखें। और बाकी सब चीज़ों को एक मुनासिब बैलेंस मकदार में लीजिए ताकि आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो। और ज़रूर अपनी वेल स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। अपना साल में एक बार ज़रूर एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए अगर आपको कभी भी अलामत ज़ाहिर हो। तो ये मेरे आज के आपके साथ सेशन की समरी है। आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने खाने पीने का। आजकल के सिनेरियो में अपनी मेंटल हेल्थ का भी, जो कि हमारे आईसीपी के फोरम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि अपनी साइकोलॉजिकल वेलनेस का भी ख्याल रखें, अपनी फ़िज़िकल वेलनेस का भी ख्याल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। और अल्लाह ताला ने ही कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से भी आसानी की तरफ लेकर जाइएगा। और जज़ाकल्लाह खैर, रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से सबको, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।